वेलकम बैक एवरीवन। आज हमें स्टार्ट करना था एडेप्टिव रेडिएशन से। व्हाट इज़ अडेप्टिव रेडिएशन? ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू गैलापागो आइलैंड। देयर ही ऑब्जर्व्ड एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर। जब वो अपनी जर्नी कर रहे थे तो उन्होंने कहाँ गए, वो गैलापागोस आइलैंड पे गए और उन्होंने ऑब्जर्व किया एक अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर्स की एक अलग ही डाइवर्सिटी उन्होंने देखी। और पर्टिकुलर इंटरेस्ट वहाँ पे क्या था, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट मिला उनको कि स्मॉल जो ब्लैक बर्ड्स थी, जिसको उन्होंने बाद में क्या कहा, डार्विन फिंचेस का नाम दिया गया। और पर्टिकुलर इंटरेस्ट स्मॉल ब्लैक बर्ड्स लेटर कॉल्ड द डार्विन फिंचेस अमेज्ड हिम। तो ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट जो स्मॉल ब्लैक बर्ड्स थी लेटर, जिनको डार्विन फिंचेस कहा गया, उन्होंने इनको बहुत अमेज किया। अब कैसे किया? ही रियलाइज दैट देयर वर मैनी। उन्होंने ये रियलाइज़ करा कि यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ फिंचेस हैं। फिंचेस मीन स्पीक, तो वेराइटीज़ ऑफ फिंचेस हैं इन द सेम आइलैंड, एक ही आइलैंड पे। और जितनी भी वेराइटीज़ हैं ही कंजर्टेड इवॉल्व ऑन द आइलैंड इटसेल्फ, और वो इवॉल्व हुई हैं, कहीं से पहले से एग्जिस्ट नहीं करती थी, वो इवॉल्व हुई हैं। फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग जो ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर है, मैंने द फॉर्म के पास कुछ अलग बीक है, जिसके वजह से वो इंसेक्ट कुछ ऐसी हैं जो इंसेक्टिवोरस बन गई हैं, कुछ ऐसी है जिनकी वेजिटेरियन फिंचेस हैं। तो मतलब कि उनके डिपेंड करिए कि वो किस टाइप का खाना खा रही हैं, उसी टाइप की उनकी फिंचेस इवॉल्व हो गए। दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया starting from a point and literally radiating to other areas of geography habitat is called adaptive radiation। अभी इंपॉर्टेंट है adaptive radiation की इन्होंने पूरी डेफिनेशन बताई। तो पूछते हैं कि adaptive radiation क्या है। तो ऐसा इवोल्यूशन का ऐसा प्रोसेस जिसमें डिफरेंट स्पीशीज़ हैं एक जियोग्राफिकल एरिया, मान लो ये एरिया है, इसके अंदर ये अलग अलग स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं। एक स्पीशीज़ ये है, एक स्पीशीज़ ये है, एक स्पीशीज़ ये हो गई और एक स्पीशीज़ ये हो गई। अलग अलग स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं नेचर में, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, और एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं वो, और फिर लिटरली अलग अलग एरिया में मान लो रेडिएट करें, मतलब ये इस डायरेक्शन में रेडिएट कर गई, फिर ये इधर कर गई। ये इनका कॉमन पॉइंट था, यहाँ से ये रह रहे थे और अलग अलग डायरेक्शन में रेडिएट कर गए। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टेशन के हिसाब से वो फैले, दैट इज अडेप्टिव रेडिएशन। डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस फिनोमेना। इसका एग्जाम्पल क्या है अडेप्टिव रेडिएशन का? डार्विन फिंचेस। दूसरा एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। तो हमें याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स भी किसका एग्जाम्पल है, अडेप्टिव रेडिएशन का। अ नंबर ऑफ मार्सुपियल ईच डिफरेंट फ्रॉम द अदर, बहुत सारे नंबर ऑफ मार्सुपियल जो एक दूसरे से अलग थे, इवॉल्व फ्रॉम एंसेस्ट्रल स्टॉक, वो एक एंसेस्ट्रल स्टॉक था उससे इवॉल्व हुए, बट ऑल विद इन ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट। और कहाँ हुए? सिर्फ ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट के अंदर। जब मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन अपीयर टू हैव अकर्ड इन आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया, मतलब जब एक से ज़्यादा एडेप्टिव रेडिएशन हो जाए एक जियोग्राफिकल एरिया में, और वो क्या करता है, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट हैबिट्स, और क्या थी उनकी डिफरेंट हैबिटेट्स थी, तो उसे क्या कहेंगे हम, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहेंगे। तो अभी हमने पढ़ा कि अडेप्टिव रेडिएशन क्या है, कि अडेप्टेशन के बेस से वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट इज़ अडेप्टिव रेडिएशन। अब अगर एक या दो से ज़्यादा क्या हो जाए, अडेप्टिव रेडिएशन हो जाए, तो उससे क्या होता है, हमारा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो जाता है, वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर आ जाता है। अडेप्टिव रेडिएशन के एग्जांपल हमने देखा डार्विन फिंचेस, और दूसरा देखा हमने ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। प्लासेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो एग्जिबिट अडेप्टिव रेडिएशन। अब देखो जो प्लासेंटल मैमल है वो भी क्या दिखाते हैं, अडेप्टिव रेडिएशन दिखाते हैं। इन्होंने कहा exhibit adaptive radiation in evolving into varieties of such placental mammals, each of which appear to be similar to the corresponding marsupial। अब ये कह रहे हैं जो प्लासेंटल मैमल था उसने क्या दिखाया यहाँ पे, और एडेप्टिव रेडिएशन दिखाया इन इवॉल्विंग इनटू वेराइटीज़, अलग अलग वेराइटीज़ में प्लासेंटा मैमल्स के ड्राइव हुए, जिसकी वजह से उनमें क्या इज सिमिलर, ईच ऑफ विच अपीयरिंग टू बी सिमिलर टू अ करस्पॉन्डिंग मार्सुपियल्स। हर एक क्या था, अपने जो करस्पॉन्डिंग जिस मार्सुपियल से आया था उसके सिमिलर दिख रहा था। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, प्लासेंटल वॉल्व एंड टेस्मेनिया वॉल्व मार्सुपियल्स। तो हमने क्या क्या एग्जाम्पल पढ़े, डार्विन फिंचेस, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और प्लासेंटल मैमल्स। प्लासेंटल मैमल्स में भी प्लासेंटल वॉल्व और टस्मेनिया वॉल्व मार्सुपियल्स। अब ये देखना है कि प्लासेंटल मैमल ये है और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स ये है। तो ये मोल है, ये द मार्सुपियल मोल, ये एंटीएटर है तो निम्बेट एंटीएटर है। इधर माउस है द मार्सुपियल माउस, लैम्बियोर स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग स्क्विरल, फाइल फ्लेंजर, बॉबकैट, टेस्मानिया टाइगर कैट, वॉल्व, ट्रांसमेनिया वॉल्व। ये सारे इसके सिमिलर और अलग वाले हैं। अब हम चलते हैं कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या है।
अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की। तो अब क्या है, इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इन अ ट्रू सेंस वुड हैव स्टार्टेड व्हेन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ विद डिफरेंस इन मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ। मतलब अब इवोल्यूशन जो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, जब से सेलुलर लाइफ फॉर्म जो थी वो डिफरेंट मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी के साथ अर्थ पे आना शुरू हुई। द एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी अबाउट इवोल्यूशन इज़ नेचुरल सिलेक्शन। तो एसेंस क्या है, मतलब निचोड़ क्या था जो डार्विन ने थ्योरी दी, क्योंकि वही था कि जो इवोल्यूशन है वो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ही हो रहा है। दैट द about evolution is natural selection. The rate of appearance of new form is linked to the life cycle of the life span। कि नई जो अपीयरेंस है नई फॉर्म्स की वो किस रेट पे आएगी, वो डिपेंड करता है कि लाइफ साइकिल और लाइफ स्पैन क्या है। माइक्रोब दैट डिवाइड फास्ट हैव द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड बिकम मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल विद इन द आवर्स। जो माइक्रोब डिवाइड करते हैं बहुत जल्दी जल्दी, उनके पास एबिलिटी है कि वो मल्टीप्लाई करें और मिलियंस में बन जाएं विद इन एन आवर्स, 1 घंटे के अंदर मुश्किल से। तो a colony of bacteria, say A, growing on a given medium has built-in variation in terms of ability to utilize a feed component। अब कह रहे हैं एग्जांपल समझा रहे हैं, मान लो एक बैक्टीरिया की कॉलोनी है जिसको तुम कह रहे हो ए बैक्टीरिया, और वो ग्रो करती है गिवन मीडियम में, ठीक है। उसके पास क्या है, बिल्ट इन अपने अंदर ये कि वेरिएशन है उसके अंदर किस चीज़ की, एबिलिटी टू यूटिलाइज अ फीड कंपोनेंट। उसके पास क्षमता है कि जो फीड कंपोनेंट है वो उसको यूटिलाइज कर पाए। अ चेंज इन द मीडियम कंपोजिशन वुड ब्रिंग आउट ओनली दैट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। अब जो चेंज आएगा मीडियम के कंपोजिशन में, तो क्या आएगा वहाँ पे, उसी पॉपुलेशन के बीच में चेंज आएगा, दैट इज़ बी, दैट कैन सर्वाइव अंडर द न्यू कंडीशन। अब जो उस जैसे हमने उसकी इस मान ले एक हमारी पॉपुलेशन थी, हमने बता दी उसके पास ये कैपेबिलिटी है इस मीडियम में ग्रो करती, अब हमने उसकी कंडीशंस चेंज कर दी, तो उस पॉपुलेशन को कहा जाएगा बी जो उसमें से सर्वाइव कर जाएगी, दैट विल बी अ पॉपुलेशन बी। In due course of time, this variation popular outgrows the others and appear as a new species। ये जो कोर्स है, ये जो टाइम है बहुत पुराना, या फिर कह सकते हैं मतलब समय के साथ साथ ये वेरिएशन पॉपुलेशन में आती जाती है और एक नई स्पीशीज़ बनाते जाते हैं वो लोग। दिस वुड हैपन विद इन अ डेज, ये कुछ दिनों में भी हो सकता है। फॉर द सेम थिंग टू हैपन इन अ फिश और फॉल वुड टेक मिलियन ऑफ ईयर्स। और यही चीज़ अगर हम बात करें किस में, फिश में और फॉल में देखा जाए तो वो मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाएंगे इन एनिमल्स का, क्योंकि वहाँ पे जो लाइफ स्पैन है बहुत ज़्यादा है। हेयर वी से दैट कि फिटनेस जो है बी की वो बेटर देन है ए से अंडर द न्यू कंडीशंस। अभी ए और बी क्या है, जो भी हमने माना था कि तुम मान लो पहली पॉपुलेशन ए दूसरी को बी, तो अब इससे हमें क्या पता चला कि जो बी की फिटनेस है वो ज़्यादा अच्छी है, तो बी इज़ बेटर देन ए अंडर द न्यू कंडीशंस। अब नीचे सेलेक्ट फॉर फिटनेस, नीचे किसको सेलेक्ट करेगा, फिटनेस के लिए सेलेक्ट करेगा। वन मस्ट रिमेंबर दैट द सो कॉल्ड फिटनेस इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक विच आर इनहेरिटेड। तो हर एक को ये याद रखना चाहिए कि जो सो कॉल्ड फिटनेस है वो बेस है किस चीज़ का, कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है और वो कैसे, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और कैसे वो आगे इनहेरिट हुई है, ट्रांसफर हुई है। एंड देयर मस्ट बी अ जेनेटिक बेसिस फॉर गेटिंग सिलेक्टेड एंड टू इवॉल्व, कि इसीलिए आपको अगर सिलेक्ट होना है नेचर्स के थ्रू तो आपका वहाँ पे जेनेटिक बेसिस होना चाहिए और आप सिलेक्टेड या इवॉल्व तभी हो पाएंगे। Another way of saying the same thing is that some organisms are better adapted to survive in otherwise hostile environment। अभी इसी चीज़ को दूसरे तरीके से कहा जाए कि जो कुछ ऑर्गेनिज्म है बेटर अडेप्ट है सर्वाइव करने के लिए दूसरे हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में। अडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड, क्यों, क्योंकि उनके पास अडेप्ट करने की एबिलिटी उनके जीन्स में आई है। इट हैज़ अ जेनेटिक बेसिस, क्या है इसका जेनेटिक बेसिस है, फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर। भी लाइन इंपॉर्टेंट है। अब जो ब्रांचिंग, डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन वो क्या है, दो की कॉन्सेप्ट हैं डार्विन थ्योरी के इवोल्यूशन के। तो ये भी पी वाई के पूछा गया कि दो की कॉन्सेप्ट क्या है, दैट इज़ ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। अब इवन बिफोर डार्विन से भी पहले एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट है लेमार्क, उन्होंने कहा कि जो इवोल्यूशन है लाइफ फॉर्म का आकर हुआ है, कैसे आया, कि उन्होंने एक थ्योरी दी थी यूज़ एंड डिस यूज़ ऑफ द ऑर्गन। मतलब जो ऑर्गन यूज़ करेंगे वो रह जाएगा, जो नहीं किया जाएगा ऐसे पड़ा रह जाएगा तो वो वेस्टिजियल ऑर्गन बन जाएगा, वो इवॉल्व हो जाएगा, वो एक इवोल्यूशन की तरफ से काउंट किया जाएगा। He gave the example of giraffe who in an attempt to forage the leaves of tall tree and had to adapt elongation of their neck। उन्होंने कहा कि अब जो जिराफ थे कि अब जैसे उन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने कहा कि जिराफ में क्या था कि लीव्स ख़त्म हो गई नीचे पेड़ की, अब ऊपर बड़े पेड़ पे लीव थी, तो उन्होंने क्या करा, अपनी वो नेक को इलोंग कर देगा इसको खाने के लिए। तो जैसे जैसे अब ये कैरेक्टर धीरे धीरे पास ऑन होता गया और वो चीज़ उनके अंदर इवॉल्व हो गई। एज द पास ऑन दिस एक्वायर्ड कैरेक्टर इलोंगेटेड नेक टू द सक्सेडिंग जनरेशन, जिराफ स्लोली ओवर द ईयर्स, धीरे धीरे वो अपने आगे प्रोजेनिस में ये ट्रांसफ़र करते गए, कम टू एक्वायर लॉन्ग लेग्स, और लास्ट में क्या हुआ कि उनके पास लंबी गर्दनें आ गई। नो बडी बिलीव दिस कॉन्जेक्टर एनी मोर। अब इस बात पे, इस थ्योरी पे, उन पर कोई भी इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता, इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया।
अब इज इवोल्यूशन अ प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस? अब इवोल्यूशन है क्या, एक प्रोसेस है या रिजल्ट है प्रोसेस का? द वर्ल्ड वी सी जो हम देखते हैं वो इनएमिनेट और एनिमेट क्या है, एक सक्सेसिव स्टोरी है इवोल्यूशन की। ये जो वर्ड हम देख रहे हैं ये क्या है कि जब वर्ड वी सी इनएमिनेट और एनिमेट, ये सक्सेस स्टोरी है इवोल्यूशन की। मतलब इवोल्यूशन जो हुआ वो सक्सेसफुल हो पाया, तभी क्या बना, हमारा वर्ल्ड बना। या फिर हम डिस्क्राइब करें स्टोरी इस पूरे वर्ल्ड की, तो हम इवोल्यूशन को एक प्रोसेस की तरह, अगर हम ये बोले कि वर्ल्ड कैसे बना तो हम कहेंगे इवोल्यूशन एक प्रोसेस था, जो प्रोसेस हुआ तो वर्ल्ड बना। ये दोनों ही कंडीशन है। ऑन अदर हैंड वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। हम क्या करें, अगर हम बताएं कि स्टोरी क्या है लाइफ की अर्थ में, कि लाइफ कैसे आई है, तो हम ट्रीट करेंगे इवोल्यूशन को एक रिजल्ट की तरह, कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ प्रोसेस को नेचुरल सिलेक्शन की। नेचुरल सिलेक्शन, तो अगर हम बात करते हैं कि लाइफ कैसे आई अर्थ पे, तो हम क्या बोलेंगे कि इवोल्यूशन एक रिजल्ट है किस प्रोसेस का, नेचुरल सिलेक्शन का। तो हम अभी तक क्लियर नहीं है कि हमें इवोल्यूशन को क्या बोलना है, और नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस है या वो एंड रिजल्ट है किसी अननोन प्रोसेस का। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या इसके लिए स्टेटमेंट या असर्शन और रीजन में पूछा जाता है। इट इज़ पॉसिबल दैट द वर्क ऑफ थॉमस मेल्थस, जो थॉमस मेल्थस का वर्क था पॉपुलेशन पे, उन्होंने वो डार्विन से इन्फ्लुएंस हुए। नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन अ सर्टेन ऑब्जर्वेशन विच आर फैक्चुअल। जो नेचुरल सिलेक्शन है वो कुछ ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन क्या है, वो स्टेबल है साइज में एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन। लेकिन किस कंडीशन को छोड़ के, एक कंडीशन है सीजनल फ्लक्चुएशन, बाकी सब जो टाइम पीरियड है उसमें पॉपुलेशन का साइज जो है स्टेबल है। लेकिन जो सीजनल फ्लक्चुएशन आता है वहाँ पे साइज स्टेबल नहीं होता। मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक, जो पॉपुलेशन के मेंबर हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफर करते हैं। इनफैक्ट नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, हालांकि कोई भी दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं हो सकते। इवन दो दे लुक सुपरफिशियली सिमिलर, चाहे भले से वो ऊपर से देखने में क्या लग रहे हो, एक जैसे लग रहे हो। मोस्ट ऑफ द वेरिएशन आर इनहेरिटेड एक्सेप्ट, ज़्यादातर वेरिएशन क्या होती है, इनहेरिटेड होती है, मतलब आपकी जीन्स के थ्रू आती है। द फैक्ट दैट द थियोरेटिकल पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंटली इफ एवरीबडी रिप्रोड्यूस मैक्सिमली, कि हमने ये देखा है थियोरेटिकली ये कहा जाता है कि पॉपुलेशन का साइज ग्रो करेगा एक्सपोनेंशियली अगर हर एक प्रोड्यूस करने लगे, रिप्रोड्यूस करने लगे अपने मैक्सिमम रेट पे। दिस फैक्ट कैन बी सीन इन अ ग्रोइंग बैक्टीरिया पॉपुलेशन, ये चीज़ हम कहाँ देख सकते हैं, ग्रोइंग बैक्टीरिया की पॉपुलेशन में देख सकते हैं। एंड द फैक्ट दैट द पॉपुलेशन साइज इन रियलिटी आर लिमिटेड, और फैक्ट ये है कि रियलिटी में जो पॉपुलेशन का साइज होता है वो लिमिटेड होता है। मीन्स दैट देयर हैड बीन अ कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, की मतलब वहाँ पे रिसोर्सेज के लिए क्या है, कॉम्पिटिशन है। ओनली सम सर्वाइव एंड द क्रू एट द कॉस्ट ऑफ द अदर्स दैट कुड नॉट फ्लरिश, कुछ सर्वाइव कर पाते हैं और कुछ फ्लरिश नहीं कर पाते। द novelty and the brilliant insight of the Darwin was this: he asserted that the variation which are heritable and which make resources utilization better for few adapted to habitat better will enable only those to reproduce and leave more progeny. Hence, for a period of time over many generations, survival will leave more progeny and there would be a change in the population characteristic. अब बेसिकली ये क्या कहना चाहते हैं कि डार्विन ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि जो वेरिएशंस हैं वो क्या है, हेरिटेबल है, वो हमारे जीन्स के थ्रू हमारे अंदर आ रही है, और वही क्या बनाती है, रिसोर्स को ज़्यादा और यूटिलाइजेबल बनाती है, कि हम जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको और अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएँ। और ये कैसे होता है, जो रिप्रोड्यूस करता है और अपनी प्रोजेनी ज़्यादा छोड़ता है उसकी जनरेशन क्या कर पाएगी, उन रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर पाएगी। हैंस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम ओवर मैनी जनरेशन, जो सर्वाइवर्स हैं वो ज़्यादा प्रोजेनी छोड़ते हैं, और इसलिए जो चेंज है पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक में और नई फॉर्म्स आती हैं। क्यों आ रही हैं वो, क्योंकि उन्होंने मैक्सिमली रिप्रोड्यूस करा और वो उन्होंने अपनी पॉपुलेशन, अपनी प्रोजेनी ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने छोड़ी, जिसकी वजह से जो चेंज आया पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक में और एक नई फॉर्म अपीयर हुई। अब देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन होता क्या है, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन एंड हाउ द स्पेशिएशन अकर। अब इस चीज़ का ओरिजिन क्या है कि वेरिएशन आई कैसे और इससे स्पेशिएशन कैसे होता है। इवन द मेंडल हैड टॉक्ड ऑफ द इनहेरिटेबल फैक्टर इन्फ्लुएंस phenotype, Darwin either ignored these observations or kept silence. In the first decade of the 20th century, Hugo de Vries, based on his work on evening primrose, brought the four idea of mutation, large difference arising suddenly in a population. अब उस टाइम पे मेंडल ने भी इन चीज़ों के बारे में बताया था, लेकिन तब भी उसकी बातों पर इतना ध्यान नहीं किया। लेकिन फिर एक साइंटिस्ट आए ह्यूगो डी वेरीज, उनके वर्क पे बेसिस पे उन्होंने
किस पे काम करता है? प्राइमरोज। ये PYQ पूछते हैं कि कौन सा साइंटिस्ट है ह्यूगो डिवरीज किस चीज़ पे काम करा, उन्हें प्राइमरोज पे काम करा, वो क्या आइडिया लेके आए, म्यूटेशन का आइडिया लेके जाए कि मतलब लार्ज डिफरेंस आ जाता है सडनली एक पॉपुलेशन में, दैट इज म्यूटेशन। ही बिलीव दैट कि जो म्यूटेशन है वो कॉज है किस चीज़ का? इवोल्यूशन का, और नॉट द माइनर वेरिएशन हेरिटेबल। मतलब इनका कहने का मतलब होता है जो म्यूटेशन आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? इवोल्यूशन की वजह से आ रही है, इसलिए नहीं आ रही कि माइनर वेरिएशन कुछ आ रही है जो हम हेरिटेबल जो अपने जीन्स में लेते हुए आ रहे हैं। दैट डार्विन टॉक्ड अबाउट कि डार्विन ने इस चीज़ के बारे में बात की होगी। म्यूटेशन आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। अब जो म्यूटेशंस होती हैं वो क्या है? रैंडम है और डायरेक्शनलेस है। वाइल डार्विन वेरिएशन क्या कहता है? वो स्मॉल और डायरेक्शन है। अभी PYQ पूछते हैं कि डार्विन के अकॉर्डिंग म्यूटेशन कैसी है? वो वेरिएशन है, वो उसमें जो वेरिएशन है वो छोटा है और डायरेक्शन है। लेकिन वही बात की जाए दूसरे में जो ह्यूगो डिवरीज इन सब के में तो म्यूटेशन उन्होंने क्या था? रैंडम होती है और वो डायरेक्शन लेस होती हैं। और डार्विन क्या कहते हैं कि डायरेक्शन होता है उनका और वो क्या होती हैं? स्मॉल होती हैं। Evolution for Darwin was gradual, while De Vries believed mutation caused speciation and hence called saltation. Evolution डार्विन के लिए क्या था? एक नई नई चीज़ थी। वहीं पे जो ह्यूगो डिबेरिस थे वो बिलीव करते थे कि म्यूटेशन होता है और जिसकी वजह से कि जो ग्रेजुअल ड्राइव है धीरे धीरे म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन के होने से क्या होता है? स्पीशीशन, एक नई स्पीशीज़ बनती है और जिसकी वजह से उसे इसलिए क्या कहा जाता है? उसको साल्टेशन कहा जाता है। तो स्पीशीशन क्या होता है? नई स्पीशीज़ का बनना, एंड हेंस कॉल्ड इट साल्टेशन, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? साल्टेशन कहा जाता है। अब साल्टेशन का मतलब क्या है? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। मतलब स्टेप तो सिंगल है, चेंज तो हम एक ही देख सकते हैं, लेकिन म्यूटेशन क्या है? बहुत बड़ी है। स्टडी इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स लेटर अबाउट द सम क्लैरिटी। अगर वो बात पढ़े पॉपुलेशन जेनेटिक्स पे तो धीरे धीरे शायद मे भी उसको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए। पॉपुलेशन जो स्टडी होगी पॉपुलेशन के जेनेटिक्स की लेटर अबाउट आउट सम क्लैरिटी, तो उन क्या लेके आएंगे लास्ट में? कुछ और इन चीज़ों पे क्लैरिटी लेकर आएंगे। अब बात करते हैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल की, और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत सारे PYQ देखने मिलेंगे। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है? अगर हम देखें ना, गिवन पॉपुलेशन मतलब एक हमें पॉपुलेशन दे दी गई, हम उसमें देख रहे हैं, तो वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ द एलीली ऑफ अ जीन और अ लोकस। मतलब कि किस फ्रीक्वेंसी से, किस रेट से जो एलीली है वो जीन है कितना आ पा रहे हैं, एक पॉपुलेशन में दिख रहा है। दिस फ्रीक्वेंसी सपोज टू रिमेन फिक्स एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू द जनरेशन। ये फ्रीक्वेंसी क्या है? ऐसे मान जाता है कि वो फिक्स रहती है और ये पूरी जनरेशन के टाइम पे क्या चलती है? सेम चलती है, जनरेशन टू जनरेशन। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल स्टेटेड इट यूजिंग एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो इन्होंने इस प्रिंसिपल को कैसे बताया? एल्जेब्रिक इक्वेशन की फॉर्म में इन्होंने इस प्रिंसिपल को बताया। दिस प्रिंसिपल सेज दैट, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो एलीली की फ्रीक्वेंसी है पॉपुलेशन वो क्या है? स्टेबल है और कांस्टेंट रहने वाली है जनरेशन टू जनरेशन, मतलब वो चेंज नहीं होगी। द जीन पूल का मतलब होता है टोटल जीन, और उनकी एलीली पॉपुलेशन में रिमेन्स अ कांस्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कांस्टेंट रहते हैं? ये हमारे हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल ने बताया है कि जो टोटल जीन पूल है और एलीली उसकी एलीली जो मिलते हैं एक पॉपुलेशन में पाए जाने वाले वो कांस्टेंट होता है। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम, और इसी चीज़ को क्या कहा जाता है? जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। सम टोटल ऑफ ऑल द एलिलिक फ्रीक्वेंसीज, अब जितनी भी सारी फ्रीक्वेंसीज हैं दैट इज इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जाम्पल नेम्ड। अभी पूरी एल्जेब्रिक इक्वेशन लगाई है यहाँ पे कि उसे PQ मान लो एक्सेट्रा, फिर डिप्लॉयड है PQ रिप्रेजेंट करिए एलईडी की फ्रीक्वेंसी A एंड एलईडी A, फ्रीक्वेंसी ऑफ डबल A इंडिविजुअल पॉपुलेशन में सिंपली P² है। दिस सिंपली स्टेटेड इन अनदर वे कि दैट इज जो प्रोबेबिलिटी है कि वो एलईडी बने, की प्रोबेबिलिटी जो है कि एलईडी A जो है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है P अपीयर की बोथ पे क्रोमोसोम पे क्या है? वो डिप्लॉयड, और वो डिप्लॉयड इंडिविजुअल सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब वो कितना आ पाएंगे वो क्या है? सिंपली प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है वो सारी चीज़ें, दैट इज P²। सिमिलरली A का है Q², A का है 2PQ, हैंस P² प्लस 2PQ और Q² इक्वल्स टू 1। अब ये इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन की क्या इक्वेशन बन के आ रही है? ये क्या है? बायनॉमियल एक्सप्रेशन है P प्लस Q² का। जब फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं हम एक्सपेक्टेड वैल्यू से, तो जो द डिफरेंट डायरेक्शन इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस। मतलब हमने एक्सपेक्ट किया था ये सब आने वाला है, उसमें कुछ थोड़ा चेंजेस आया तो वो क्या है? इवोल्यूशनरी चेंजेस देखने मिलते हैं। डिस्टर्बेंस इन द जेनेटिक इक्विलिब्रियम, जेनेटिक इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस हो जाना, या फिर हार्डी विनबर्ग जो इक्विलिब्रियम है उसमें कुछ चेंज आना, दैट इज चेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलीली इन अ पॉपुलेशन वुड देन बी इंटरप्टेड एज रिजल्टिंग इन इवोल्यूशन। अब जो 5 फैक्टर हैं जो अभी तक पता है जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं वो क्या है? द जीन आर माइग्रेशन और जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड द नेचुरल सिलेक्शन।
When migration of a section of a population to another place and the population occur, तब तो जीन जब माइग्रेशन होता है किसी भी पॉपुलेशन किसी भी सेक्शन का दूसरी प्लेस पे दूसरी जगह पे जाएगी, तो जो वहाँ पे जीन की फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी ओरिजिनल से, एज वेल एज ए न्यू पॉपुलेशन, थोड़ा बहुत ओरिजिनल में भी चेंज और नई पॉपुलेशन में भी चेंज। तो न्यू जीन्स और एलली जो है हमारे न्यू जीन्स एलली चेंज इन ओरिजिनल एज वेल एज इन द न्यू पॉपुलेशन, कि मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐसे डिवाइड कर ली कि ओरिजिनल में क्या है और न्यू पॉपुलेशन में कितना आ रहा है। तो जो नए एन और एलईली हैं वो ऐड किए जा रहे हैं नए पॉपुलेशन में, एंड दीज आर लॉस फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन, और ये ओल्ड पॉपुलेशन में से लॉस हो चुके हैं। और कई बार क्या होता है जो चेंज आता है ना एलईली फ्रीक्वेंसी में, वो इतना डिफरेंट होता है कि वहाँ पे एक नई पॉपुलेशन बन जाती है, वो भी डिफरेंट स्पीशीज़ की। तो जो ओरिजिनल और डिफरेंट पॉपुलेशन है वो क्या बन जाती है, फाउंडर बन जाती है इन सब की जो नई एग्जिस्ट करी हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, फाउंडर इफेक्ट कहा जाता है। अब जो माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट है जो हमने दिखाया था कि प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेज म्यूटेशन इन सब में, तो उससे क्या होता है, ऑब्जर्वेशन बनती है एक नई ऑब्जर्वेशन वहाँ पे नए फिनोटाइप की। ओवर फ्यू जनरेशन कुछ जनरेशन के बाद दिस वुड रिजल्ट इन स्पीशिएशन, तो ये किस में चेंज हो गया, स्पीशिएशन में एक नई स्पीशीज़ बनेगी उसमें चेंज हो जाता है। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हेरिटेबल वेरिएशन अनेबल करती है बेटर को कि वो सर्वाइव कर पाए और अच्छी कंडीशन में और रिप्रोड्यूस कर पाए, और क्या लीव करे, ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी अपनी लीव करे। अ क्रिटिकल एनालिसिस मेक अस बिलीव दैट जो वेरिएशन आती है म्यूटेशन की वजह से या वेरिएशन जो आती है रिकॉम्बिनेशन की वजह से गैमेटोजेनेसिस में, और ड्यू टू जीन फ्लो या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से, उससे क्या होता है, चेंज फ्रीक्वेंसी हो जाती है जीन्स की और एलीली की फ्यूचर जनरेशन में, कपल टू एनहेंस द रिप्रोडक्टिव सक्सेस। अब जो क्या चाहेंगे कि रिप्रोडक्टिव जो सक्सेस है वो एनहेंस हो, बढ़े, तो उससे नेचुरल सिलेक्शन मेक इट ग्लो, और वो किसकी वजह से लगती है ऐसी, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। तो नेचुरल सिलेक्शन कैसे हुआ, उससे स्टेबलाइजेशन हुआ जिसमें जो इंडिविजुअल था उसने ज़्यादा मेन कैरेक्टर एक्वायर करा, डायरेक्शनल चेंजेस देखने मिले वहाँ पे हमें, और डिसरप्शन देखा। तो ये सब चीज़ हमने देखी। अब की ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन की इवोल्यूशन क्या है, कब लाइफ फॉर्म कैसे अपीयर हुई, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज मतलब थोड़ा जो आप देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड में थोड़ा ऐसा आवाज़ आ रहा है, क्योंकि जब हॉलीडे होता है तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे कि ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन क्या है। तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे कंटिन्यू करते हुए। तब तक इसको रीड कर लेना।